नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 हिस्ट्री या हमारे अतीत, जिसका चैप्टर नंबर पहला है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक चीज़ और बता दूँ, इससे पहले मैं इसका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, वो आप जाके चैनल पर देख लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूँगा। और अगर आपने वो चैप्टर देखोगे तो जो भी इसके क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे, उनमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रह पाएगा। और इसके अलावा एक बात और है, मैं अब से आगे जो भी चैप्टर बनाऊंगा उसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको भी मैं एक वीडियो में अलग से बताऊंगा, जिससे कि आपके एमसीक्यू की भी तैयारी हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मैं सारे कवर करूँगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो कि आपको नहीं आता हो या फिर नहीं एग्जाम में जो आने वाला हो और मैं उसको छोड़ दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम चैप्टर पर आ जाते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चन बताऊँगा उसके बाद मैं 2 से 3 सेकंड का मैं ब्रेक लूँगा। उस ब्रेक में आपको आंसर गैस करना है या फिर बताना है, उसके बाद में मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, स्त्री एवं पुरुषों ने सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं एवं जौ उपजाना कब आरंभ किया। मतलब बात हो रही है भारतीय उपमहाद्वीप की, कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम गेहूं एवं जौ उपजाना कब आरंभ किया गया था। इसको बताना है आपको। ए है 5000 वर्ष पूर्व, बी है 8000 वर्ष पूर्व, सी है 40,000 वर्ष पूर्व और डी है 10,000 वर्ष पूर्व। बताओ। देखो, इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 8000 वर्ष पूर्व। देख लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से हमारा मैप है भारत का। थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं। ये यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं सुलेमान और किरथर की, ठीक है। यहाँ पर हिमालय पर्वत है और यहाँ पर ये म्यांमार से लग रहा है। तो इसको हम कहते हैं भारतीय महाद्वीप, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेहरगढ़ या फिर सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों के क्षेत्र में गेहूँ उपजाया गया था। कब उपजाया गया था? 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम गेहूं एवं जो कहाँ उपजाया गया था। इसी क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं उपजाया गया था 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखो, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम चावल कहाँ उपजाया गया था। तो अब बात हो रही है चावल की। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? ऑप्शन ए है हिमालय क्षेत्र में, बी है नर्मदा घाटी क्षेत्र में, सी है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में, डी है गारो पहाड़ी क्षेत्र में। इनमें से बताना है, बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में। चलो थोड़ा सा मैप के द्वारा देख लेते हैं। देखो, इस तरीके से हमारा ये भारत का मैप है। यहाँ पर एक नदी है, ये नर्मदा, और इसके ऊपर ये विंध्य की पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? विंध्य की पहाड़ी। इस विंध्य की पहाड़ी क्षेत्र के थोड़ा सा आप उत्तर में जाओगे तो यहीं पर सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में चावल उपजाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें सबसे पहले आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ, देखते हैं। ए गंगा नदी घाटी क्षेत्र में, बी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में, सी सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में और डी नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में। बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो सबसे पहले जो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में जो प्रथम नगरीय क्रांति हुई, कब हुई? प्रथम नगरीय क्रांति ये थी हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता के काल में सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों का विकास कब हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में, ठीक है। अब हम देखते हैं कब हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले 4700 वर्ष पूर्व और बी है 2500 वर्ष पूर्व और डी है 8000 वर्ष पूर्व, सॉरी सी है 8000 वर्ष पूर्व और डी है 2700 वर्ष पूर्व। तो बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का काल था हमारा 2700 ईसा पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व। 2700 तो साल ईसा मसीह के जन्म से पहले थी और बाकी की 2000 अभी चल रही है। तो कितनी साल होगी आज से? 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। ये प्रथम नगरीय क्रांति थी, ठीक है। आगे देखते हैं।
छठा नंबर का क्वेश्चन है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में नगरों का विकास कब हुआ? तो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, उसके बारे में देखते हैं। पहला है 4700 वर्ष पूर्व, दूसरा है 15,000 वर्ष पूर्व, सी है 2500 वर्ष पूर्व और डी है 1500 वर्ष पूर्व। बताओ, फटाफट बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रथम जो नगरीय क्रांति हुई थी वो हुई थी हमारी हड़प्पा सभ्यता में। सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। अब द्वितीय हमारी नगरीय क्रांति हुई थी, वो हुई थी हमारी महाजनपद काल में। कब हुई थी? महाजनपद काल में। ठीक है। और वो कब हुई थी? महाजनपद काल में। समझ में आ गया। और वो हुई थी 2500 वर्ष पूर्व। और ये कौन सी नदी के किनारे हुई थी? गंगा या इसकी सहायक नदियों के किनारे, जब बड़े बड़े महाजनपदों का विकास हुआ या फिर बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है। तो कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में उसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहते थे? बताओ। गांधार, मगध, कंबोज, सूरसेन। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मगध। देखते हैं, गंगा के दक्षिण में एक उसकी सहायक नदी, जैसे ये हमारी गंगा नदी जा रही है। ठीक है। इसके दक्षिण में एक इसकी सहायक नदी है जिसको कहते हैं हम सोन। ठीक है। इस सोन के जो आसपास का जो ये क्षेत्र था, यहाँ पर एक महाजनपद का विकास हुआ। तो वो कौन सा महाजनपद था या कौन सा क्षेत्र था? तो वो था मगध। इसको थोड़ा सा मैप से ऐसे देख लेते हैं हम। देखो, थोड़ा औरों के बारे में पता चल जाएगा। इधर देखते हैं। सबसे पहले गांधार के बारे में बात की जा रही है, तो गांधार यहाँ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था। ठीक है। उसके बाद कंबोज की भी बात की जा रही है, तो कंबोज भी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले बॉर्डर का ये क्षेत्र था, ऊपर का यहाँ पर था। ठीक है। ये क्या था? गांधार। और ये क्या था? कंबोज। फिर सूरसेन की बात की जा रही है, तो सूरसेन यहाँ पर था, मथुरा में। अब बचा हमारा मगध। तो ये गंगा जा रही है हमारी। ठीक है। यहाँ से नीचे से एक नदी आ रही है जिसको कहते हैं सोन। और जो इसके क्षेत्र, जो आधुनिक बिहार है, जो आज कौन सा है? बिहार का प्रदेश है, वहीं पर मगध का विकास हुआ था। ठीक है। या फिर उसको मगध कहते थे। आगे देखो, 8वें नंबर का क्वेश्चन पे जाते हैं हम। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो हमें बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। देख लेते हैं। ए है नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बी है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सी है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। डी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका। तो आपको बताना है, फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, किस तरीके से समझेंगे। पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, लेकिन फिर से बता देता हूँ। देखो, इस तरीके से ये हमारा भारत है। क्या है? भारत है। मैंने ये आपको डिटेल में भी बताया था, अगर चैप्टर पढ़ोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ये यहाँ पाकिस्तान है। ठीक है। यहाँ पर ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ी है, जो कि हमें और एशिया से, मतलब पश्चिमी एशिया से अलग करती है। यहाँ पर ये हमारा हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर ये म्यांमार से अलग हो रहा है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा एकदम महाद्वीप की तरह लगता है, इस तरीके की इसकी लोकेशन है। तो इसको हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो एक हमारा आ रहा पाकिस्तान। ठीक है। दूसरा आ रहा भारत। तीसरा आ रहा यहाँ पर हमारा नेपाल। ये आ रहा भूटान। ये आ रहा बांग्लादेश और ये आ रहा श्रीलंका। समझ में आ गया? तो इसी को हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब कौन कौन से देश हुए? भारत हो गया हमारा, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पांडुलिपि किसकी बनी होती थी? तो इसको बताओ। बरगद के पेड़ की, ताड़ के पत्तों की, पीपल के पत्तों की, एवं बरगद के पत्तों की, ताड़ के पत्तों की, एवं बुर्ज नामक पेड़ की छाल की। बताओ फटाफट। देखो, इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो कैसे होगा इसके बारे में देखते हैं कि बरगद के पत्तों की पांडुलिपि बनी हुई थी, नहीं बनी हुई थी। ताड़ के पत्तों की बनी हुई थी, हाँ बनी हुई होती थी। पीपल के और बरगद के पत्तों की नहीं बनी हुई थी। ताड़ के पत्तों की बनी हुई थी, हाँ बनी हुई थी। और बुर्ज नामक पेड़ की छाल थी, उसकी बनी हुई होती, हाँ बिल्कुल बनी हुई थी। ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये। जो पांडुलिपियाँ होती थी उन पर प्राचीन काल में जो भी लिखने का काम किया जाता था वो पांडुलिपियों पर ही लिखते थे। ठीक है। आगे देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। आप देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन। प्राचीन समय में प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जो प्राचीन समय था उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, मतलब कौन करते थे?
पढ़े लिखे लोग, आम लोग, उच्च कुल के लोग, पंडित लोग। बताओ। देखो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसको ऐसे समझते हैं, कैसे होगा, जो प्राचीन समय में जो पढ़े लिखे थे लोग थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और ऊंचे कुल के थे वो भी संस्कृत का प्रयोग करते थे, ठीक है। और जो पंडित लोग थे वो भी संस्कृत का प्रयोग करते थे। केवल आम लोग, जनरल लोग ही प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जो पढ़े लिखे नहीं थे या फिर जो जनरल लोग थे या फिर आम लोग बोल सकते हैं, वो ही सिर्फ प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गांधार अभिलेख की लिपि कौन सी थी? तो आपको ये बताना है जो गांधार अभिलेख है उसकी लिपि कौन सी थी। देवनागरी, यूनानी ब्राह्मी, ब्राह्मी और यूनानी अरेमाइक। बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसको कैसे समझते हैं, देखो गांधार जो अभिलेख है ये हमें मिला है अफगानिस्तान में। कहाँ मिला है? अफगानिस्तान में, ठीक है। और ये है किसका? ये है अशोक का। किसका है? अशोक का सबसे पश्चिमी अभिलेख था ये, ठीक है। अशोक ने इसको खुदवाया था या बनवाया था, ठीक है। आगे देखो तो इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। यूनानी लिपि का प्रयोग किया लेकिन ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। यूनानी का प्रयोग किया था, अरेमाइक का भी किया था। तो ये दो ही लिपि है जो गांधार अभिलेख में मिली थी। गांधार अभिलेख है अफगानिस्तान में, बनवाया था अशोक ने, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन काल में वनस्पतियों के अवशेष कब मिल सकते हैं? जो प्राचीन समय की जो वनस्पति हैं या फिर जो भी अनाज है या जैसी भी चीज़ें उनके आज हम अवशेष ढूंढते हैं तो वो हमें कौन सी सिचुएशन में मिल सकते हैं, उसके बारे में बताना है। कि जब वनस्पति या फिर अनाज किसी घड़े में मिले, ठीक है, या फिर जब वनस्पति अनाज किसी बॉक्स में मिले, या जब वनस्पति अनाज आधा जला हुआ हो या अध जला अवस्था में हो। देखो अगला है, जब वनस्पति अनाज किसी बड़े पत्थरों के बीच में मिले। तो इनमें से आपको बताना है, फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जब वनस्पति या अनाज आधा जला हुआ या अध जला सिचुएशन मिले, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी अनाज के दाने हैं या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा है कोयला टाइप में, अगर हम उसको जला देंगे, जलाने के बाद में वो हजारों साल तक रहेगा। जबकि वो किसी घड़े में रहेगा तो भी नहीं रहेगा वो हजारों साल तक। अगर किसी बॉक्स में रहेगा तो बॉक्स ही नहीं टिकेगा हजारों साल, तो घड़ा कहाँ से टिकेगा। और दूसरी बात, उस समय जिस चीज़ का हम बॉक्स बनाएंगे जरूरी नहीं है कि वो टिकी पाए। जब वनस्पति या अनाज किसी बड़े पत्थरों के बीच में हो तब भी वो नहीं टिकेगा, क्योंकि हम गेहूं के दाने या फिर कोई लकड़ी को हम डाल देते हैं, वैसे ही 10 दिन 15 दिन महीना साल में वैसे ही ख़राब हो जाती है, ठीक है। एक ही सिचुएशन है जब अनाज के दाने या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा आधा जल गया हो, उस समय वो हजारों साल तक रह सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 नंबर का क्वेश्चन, हमारे अतीत शब्द है। जो हमारा अतीत है वो शब्द कैसा है? एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन बहुवचन दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि जो हमारा अतीत का मतलब जो हमारी बुक का नाम है ओवर पास्ट, ये अपने आप में ही बहुवचन है, अपने आप में खुद ही एक बहुवचन है। तो ये हमने देखा था एक एग्जाम में यूपीएससी की पूछा गया था कि हमारा अतीत क्या है, ठीक है। तो इसको कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा, हम कैसा शब्द है? ये बहुवचन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की तिथियों को क्या कहते हैं? जो ईसा मसीह थे उसके जन्म की पहले की तिथि को हम क्या कहते हैं? तो बताओ। ए है ईसवी या एडी, बी है ईसी पूर्व या बीसी, और सी है सीई, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ फटाफट। तो ईसा मसीह के जन्म की पूर्व तिथियों को हम कहते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अभी चल रहा है हमारा 2020, ठीक है। 2020 ईसवी या एडी, ठीक है। अब यहाँ पर 2020 है तो 2010 भी होगा, 1000 भी होगा, ठीक है। और कोई टाइम पे 1 भी रहा होगा या 0 से भी स्टार्ट हुआ होगा। गिनती स्टार्ट हो रही तो 0 से ही होगी। तो यहाँ पर जब से 0 से स्टार्ट हुआ है उस समय ईसा मसीह का जन्म बोलते हैं हम, ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह के जन्म से बाद ही हम काउंट करते हैं। तो आज तक ईसा मसीह के जन्म की बाद 2020 साल हो चुकी है, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथि है और बाद की तिथि है, क्योंकि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हो गया। पूर्व की तिथियों को बोलते हैं हम ईसा पूर्व, ठीक है। और बाद की तिथि को बोलते हैं ईसा या ईसवी, ठीक है।
समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो एडी का मतलब होता है एडो डोमिनी। तो एडो डोमिनी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद को ही हम ईसवी भी बोलते हैं और एडी भी बोलते हैं, और जन्म के पूर्व को हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। मतलब बिफोर क्राइस्ट है जन्म से पहले या फिर उससे क्राइस्ट से पहले, ठीक है। और सीई आधुनिक आज के टाइम पे हम एडी को ही सीई बोलते हैं, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म की पूर्व तिथि को सिंपल भाषा में बोलेंगे ईसा पूर्व या फिर बीसी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बड़ा राज्य था। तो जो भारत का प्रथम बड़ा राज्य था वो कौन सा था, उसके बारे में बताना है। गांधार, सूरसेन, मगध, उज्जैनी। बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि भारत का जो प्रथम बड़ा राज्य था वो था मगध। मगध का ही सबसे पहले विकास हुआ और उदय हुआ और एक बड़ा महाजनपद बना, क्योंकि पहले जनपद थे और महाजनपद बना था सबसे पहले मगध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत की आरंभ कृति ऋग्वेद कितना पुराना है। जो संस्कृत की जो आरंभ कृति है या फिर संस्कृत की जो पहली कृति है वो कितना पुराना है, इसके बारे में बताना है आपको। फटाफट बताओ। ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ए है हमारा 3000 वर्ष पूर्व, बी है हमारा 3500 वर्ष पूर्व, और सी है हमारा 10,000 वर्ष पूर्व, और डी है 50 वर्ष पूर्व। बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। जो संस्कृत की जो हमारी आरंभ कृति है, मतलब ये लगा लो जो ऋग्वेद है वो आज से 3500 वर्ष पुराना है। आज से 3500 वर्ष पुराना है, क्योंकि जो लिखा गया था वो 3500 वर्ष पहले ही लिखा गया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज नामक पेड़ कहाँ मिलता है। जो बुर्ज नामक पेड़ है वो कहाँ मिलता है। बुर्ज नामक पेड़ से आपको पता होगा क्या बनाया जाता था, तो देख लेते हैं बुर्ज नामक पेड़ से क्या बनाया जाता था। मैंने बताया था बुर्ज नामक पेड़ की छाल से पांडुलिपियाँ बनती थी, पांडुलिपि बनती थी। ये मैंने पहले बता दिया था आपको, पहले क्वेश्चन आया था। तो ये तो समझ में आ गया है, बुर्ज नामक पेड़ की छाल से क्या बनती थी, पांडुलिपि। अब ये चीज़ देख लेते हैं कि ये मिलता कहाँ था पेड़, कौन से एरिया में या कौन से क्षेत्र में मिलता था। ए है दक्षिण भारत में, बी है गोदावरी नदी तट पर, और सी है हिमालय क्षेत्र में, और डी है मध्य भारत क्षेत्र में। तो बताओ फटाफट। तो बुर्ज नामक पेड़ मिलता था हिमालय क्षेत्र में। कहाँ मिलता था? हिमालय क्षेत्र में। अगला देखते हैं हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का आरंभ कब हुआ। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी बात कर रहे हैं हम, कृषि का आरंभ कब हुआ। 5000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, 9000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व। बताओ। तो मैंने पहले ही बताया था कि 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ या मेहरगढ़ वाले क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाए गए थे। क्या उपजाए गए थे? गेहूं और जौ उपजाए गए थे। ये मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया, तो आपको बता देना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत हुई थी 8000 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 19 नंबर का, प्राचीन काल में किन लोगों के पास अपना लेखा जोखा नहीं था। तो प्राचीन काल में कौन कौन से लोग थे जिनके पास में अपना लेखा जोखा नहीं होता है, अपनी जो भी कोई चीज़ होती थी वो रिकॉर्ड में नहीं होती थी, उसके बारे में बताना है। ए है राजाओं के पास, बी है विशेष अमीर व्यक्तियों के पास, और सी है आम आदमियों के पास, और डी है राज परिवार के पास। बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। देखो, इसको इस तरीके से समझते हैं कि प्राचीन समय में राजा थे, उनके पास अपना लेखा जोखा होता था, या विशेष अमीर व्यक्ति या फिर जो जमींदार वगैरह हैं या फिर और जो अमीर व्यापारी वगैरह है वो भी अपना लेखा जोखा है अपनी रिकॉर्ड रखते थे। और जो राज परिवार के सदस्य हैं, ये राजा है या उसके परिवार के जो लोग हैं वो भी अपना लेखा जोखा रखते थे। केवल आम आदमियों का कोई रिटर्न नहीं होता था या कोई लेखा जोखा नहीं था कि पहले उनके क्या था क्या नहीं था। वो लिखेंगे कि कैसे, क्योंकि आम आदमी थे, उनके पास में इतने संसाधन भी नहीं होते थे जिससे वो अपना लेखा जोखा लिख सकें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 20वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अभिलेख किस पर लिखे जाते थे। तो आपको ये बताना है कि जो अभिलेख होते थे वो किस पर लिखे जाते थे। फटाफट बताओ। पत्थरों पर लिखते थे, पक्की मिट्टी की बनावट पर लिखते थे, धातुओं पर लिखते थे, या इन सभी पर लिखते थे। बताओ। देखो, इसका उत्तर हो जाएगा डी। जो प्राचीन समय में जो अभिलेख होते थे वो पत्थरों पर भी लिखते थे हम, क्योंकि जो पत्थरों पर लिखेंगे तो वो काफ़ी समय तक टिकेगा। या फिर जो मिट्टी है, पक्की मिट्टी का मतलब है मिट्टी को इस तरीके से पका लिया जाता था
और पकाकर उस पर अभिलेख लिखे जाते कि हजारों साल तक वो टिक सके, क्योंकि अभिलेख इसीलिए लिखे जाते थे क्या, ताकि लोग उनका फॉलो करें और वो काफ़ी समय तक वैसे की वैसे रहे। धातु का मतलब सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा जो भी है सब पे अभिलेख लिखे जाते थे। सुना भी होगा कि मेहरौली का लौह स्तंभ, जो मेहरौली का स्तंभ है वो लोहों पर लिखा गया था, चंद्रगुप्त के द्वारा वो लिखवा गया था। ठीक है, तो इन सभी पर अभिलेख लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर पहला था एनसीईआरटी का 6th क्लास की जो हिस्ट्री का जो पार्ट था, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एमसीक्यू, वो मैंने इन पे कवर किया है। अब से आगे सारे क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा और सबके बारे में बताया जाएगा। मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन रखे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको लाइक भी करोगे और इसको शेयर भी करोगे। और हाँ, जो भी नए लोग हैं वो वीडियो देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं नए वीडियो और अच्छे से बनाऊँ। ठीक है, तो धन्यवाद।